नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर इस वक्त 24 की खबर में तमाम अहम सियासी खबरें लेकर जो 2024 के चुनाव के हवाले से अहमियत रखती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल के एंचोड़ा कंबो स्थित श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। कल्की मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोद कृष्णम को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कल्की मंदिर के लिए इन्हें पहले की सरकारों के समय लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। आज हमारी सरकार में निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए। पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए। कल की लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इस दौरान पार्टी के नेता चुनावी रणनीति के तहत बयानबाजी करने में जुटे हैं। बता दें कि पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं, बाकी राजनीतिक दल अपने वंश को बढ़ाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो प्रथम दिन 2014 में तो उस लोकतंत्र के मंदिर के सीढ़ी को प्रणाम किया। उनको क्या है, वो तो संत आदमी हैं। अकाउंट में पैसा नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई मकान नहीं। वो राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो प्रथम दिन 2014 में तो उस लोकतंत्र के मंदिर के सीढ़ी को प्रणाम किया। उनको क्या है? सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे चुनावी मूड में नजर आ रही है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा संगठन बहुत मजबूत हो रहा है, हम पन्ना प्रमुखों तक पहुंच गए। आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगी। चुनाव से पूर्व की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, तो मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव उसी पर फोकस था। नीचे से नीचे की इकाई पर कैसे तैयारी की जाए, बूथ के ऊपर तैयारी। हमारी तैयारी वैसे तो सब पार्टियों से सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक रेगुलर एक रूटीन भी है और वैसे भी लगातार इन चीज़ों को संभालते रहना चाहिए। हम हर बूथ से आगे पन्ना प्रमुख तक जा चुके हैं, लेकिन ये जो समय तैयारी का है इसमें सब लोग उत्साहपूर्वक लगे हैं। और जो हमारा टारगेट है बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, इस टारगेट को लेकर के चले हैं और निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। इसको लेकर बीजेपी के सभी नेता दमखम के साथ काम में जुट गए हैं। आगामी चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी का 2 दिन का बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अधिवेशन था। हमें लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है और पार्टी को छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जिताकर देनी। महाधिवेशन था 17 और 18, 2 दिन का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का महाधिवेशन था, जिसमें पूरे देश से करीब 10,000 प्रतिनिधि भाग लिए और 2 दिन तक ये चला है। और इस महाधिवेशन में हमारे छत्तीसगढ़ से भी सभी मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे पदाधिकारीगण सब गए थे। 200 के करीब या उससे ऊपर गए होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तराखंड भाजपा के 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। आने वाले 100 दिनों में लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से देश भर में लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से 6 करोड़ युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का पत्र दिया जाएगा और ये अभियान पूरे देश में 1 मार्च से 5 मार्च तक चलने वाला है और लोकसभा में जनसभाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि
370 का आंकड़ा सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया और तमाम कार्यकर्ता वहाँ से एक संदेश लेके आए हैं, पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ आए हैं। आप जानते हैं कि पूरे देश ने अब एक ही इच्छा व्यक्त की है, देशवासियों का एक ही भाव है कि तीसरी बार मोदी जी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर खुद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कमान संभाली है। वो खुद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आगामी चुनाव में किस तरह से बेहतर प्रबंधन किया जाए। आगामी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारा जो 400 पार का लक्ष्य है उसमें उत्तर प्रदेश अपना पूरा सहयोग करेगा। हम उत्तर प्रदेश की पूरी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हम लोगों ने जो काम संगठनात्मक विषय, जो काम लोकसभा चुनाव तक हम लोगों ने तय करे, एयरपोर्ट के लिए यहाँ पे टेम्पो ट्रैवल उन कामों को पूरा करके आप लोग उसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेतृत्व का लक्ष्य है 400 पार का, उत्तर प्रदेश उसमें अपना पूरा सहयोग करेगा और हम उत्तर प्रदेश की 80 से 80% सीटें जीतेंगे। राष्ट्रीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ के बीजेपी मेयर के इस्तीफे को लेकर कहा कि कल बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा दे दिया। इससे साबित होता है कि उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। उन्होंने गलत तरीके से अपना मेयर बनाया था। चुनाव जीत ना पाए तो ये खरीद फरोख्त करते हैं। ये तो दिखाता ही है कि क्या कर रही है बीजेपी चुनाव कैसे। जब उन्होंने, उनके मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया, ये जाहिर है कि उन्होंने गलत काम किया था, गलत तरीके से उनका मेयर बना था। उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं। ऐसे जनतंत्र कैसे चलेगा? अगर हार गए तो यार दूसरों को भी सरकार चलाने। तो अरविंद केजरीवाल ने जमकर निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मेयर ओहदे से बीजेपी के उम्मीदवार ने अपना इस्तीफा दे दिया था और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त करते हैं और चुनाव जीत ना पाए तो धांधली करें। तो चंडीगढ़ के बीजेपी मेयर के इस्तीफे को लेकर हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को गलत तरीके से जीते गए चुनाव से पीछे हटना पड़ा और मेयर पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है कि उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता था। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को गलत तरीके से, गंदे तरीके से जीते गए चुनाव से पीछे हटना पड़ा। उनके मेयर को इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये गलती स्वीकार कर ली है कि हमने बेईमानी से ये चुनाव जीता था और उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जहां भी सीधे मुकाबले में होंगी वहां भारतीय जनता पार्टी को धूल चाटनी पड़ेगी, वहां भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़ेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चाल चली है। पहले उन्होंने अपनी चाल चली थी कि गंदे तरीके से षड्यंत्र करके मेयर बनाया था, फिर हमने अपनी चाल चली तो उनको अपना मेयर का इस्तीफा दिलाना पड़ा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने चाल चली है, आम आदमी पार्टी के जवाब का इंतजार कीजिए। भारत के इतिहास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में मिले ईडी के समन को एक बार फिर स्किप कर दिया है। वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए 6ठी बार बुलाए गए थे, लेकिन उन्होंने वहां नहीं जाने का फैसला लिया है। ईडी के समन को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बयान दिया और कहा कि हम कानून संगत जवाब दे रहे हैं। ईडी ने अब कोर्ट में केस कर दिया है। कोई भी नया समन जारी करने से पहले ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को। कोई भी फ्रेश समन तो ईडी के समन पे एक बार फिर पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, समन की वैधता को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लिहाजा तब तक ईडी मुझे कोई समन ना भेजे। बता दें आपको कि ईडी की तरफ से एक 6ठा समन था जो अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था, लेकिन वो फिर से ईडी के सामने पेश नहीं हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के 6ठे समन पर पेश न होने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी बयान दिया। कहा कि केजरीवाल खुद को देश के कानून और संविधान से ऊपर मानते हैं। वो जांच एजेंसियों के सामने जाने से डर क्यों रहे? अपने आप को देश के कानून, देश के इंस्टीट्यूशन, देश के संविधान और कानून से ऊपर मानते।
काले कारनामों की सच्चाई क्या है? माननीय अदालत के सामने या इंस्टीट्यूशन के सामने वो जाने से डर क्यों रहे हैं? केजरीवाल तो केजरीवाल को ईडी के समन पर केजरीवाल फिर एक बार अपने विरोधियों के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि तरुण चुग ने इसे लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद को संविधान से, आइन से ऊपर समझ रहे हैं। अगर वो ठीक है तो फिर एजेंसीज के सामने जाने से डर क्यों रहे? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा से किनारा कर सकते हैं। इसकी वजह सीटों पर समझौता तय न होना बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बयान दिया और कहा कि अभी बातचीत चल रही है। कई सूचियां उधर से आई हैं, इधर से भी गई। उन्होंने कहा कि जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा उस समय समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी। बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से किनारा करते हुए नजर आ सकते हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि अभी सीटों को लेकर कोई समझौता तय नहीं हुआ है। जब सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल बातचीत हो जाएगी तब वो न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे और इसके लिए अभी बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय रॉय ने कहा कि अखिलेश यादव को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। सीट शेयरिंग पर बात बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा। ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राहुल जी को निमंत्रण दिया था इस यात्रा में शामिल होने के लिए, और राहुल जो उन्होंने इस यात्रा में आने की सहमति दी थी वो अपने पत्र से लिख कर दिया था कि मैं रायबरेली अमेठी में दोनों में से कहीं भी शामिल होऊंगा अखिलेश जी ने। और निश्चित तौर से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको इस यात्रा में वो शामिल होना चाहिए। और निश्चित तौर से जो बात ये चल रही है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत ही अच्छे वातावरण में बात चल रही है और बहुत ही जल्द इसका सकारात्मक परिणाम आएगा और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। देखिए ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राहुल जी को निमंत्रण दिया था। राज्यसभा चुनाव पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने कहा कि जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यूसीसी के नाम पर सरकार देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को किनारे कर देती है। चुनाव के दौरान बीजेपी कुछ मुद्दों को उजागर करती है। संविधान में कहा गया है कि ये भारत है, ये धर्मनिरपेक्ष है। तो मैं समझती हूँ इस तरह की परिस्थितियाँ मौजूदा सरकार वोटों के बंटवारे के लिए लाना चाह रही है। और मेरा मानना है कि जो मूल मुद्दे हैं अभी देश में, आप लोग देख रहे होंगे लगातार किस तरह हमारे किसान लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार द्वारा लगातार उन पे छर्रे छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट्स, आंसू गैस छोड़ी जा रही है। तो इस तरह की निर्दयी सरकार लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की यूसीसी इस तरह के लेकर आ रही है। जो भारत के संविधान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से 8वां उम्मीदवार उतारने पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, बीजेपी का 8वां उम्मीदवार हारेगा। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में। ऐसा है वे वोट है जो ये कहते हैं अंदर खाने इसमें कुछ नहीं होता। राज्यसभा में कानूनन मैंडेटरी है कि आदमी को वोट दिखा के देना ही होगा। तो उसमें अंदर खाने क्या होता है, दिखाना पड़ेगा। दिखा के या तो हमें देंगे या बीजेपी को देंगे। तो तीसरा कैंडिडेट जीत रहा है 100%। और बीजेपी का 8वां आधिकारिक उम्मीदवार चुनाव हारेगा, ये लिख लीजिए। ऐसा है वे वोट है जो ये कहते हैं अंदर खाने इसमें कुछ नहीं होता। राज्यसभा में कानूनन मैंडेटरी है कि आदमी को वोट दिखा के देना ही होगा। तो उसमें अंदर खाने क्या होता है। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए।
अखिलेश ने कहा है कि भाजपा सरकार ने निवेश के नाम पर अभी तक जनता के साथ छलावा किया है। 10 साल में भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर बड़े बड़े आयोजन कर जनता की आंख में धूल झोंक रही है। इस सरकार में अभी तक कोई निवेश जमीन पर नहीं दिखाई दिया। ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं, अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था, क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसीलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि कहां जाएंगे, लेकिन कांग्रेस से वरिष्ठ नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना दिखाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व नहीं समझता है कि जिन लोगों ने कांग्रेस बनाई है उनको इस तरह भागने पर मजबूर ना करें। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फिक्र है कि कोई आए या जाए। काफी सीनियर लीडर है कांग्रेस। देखो, मुझे ये नहीं मालूम कि कहां जाएंगे, लेकिन छोड़ना ही कांग्रेस का, और इस तरह से जो सीनियर लीडर छोड़ गए और कई और लाइन में है, मुझे अफसोस है कि कांग्रेस लीडरशिप नहीं समझती है कि जिन लोगों ने कांग्रेस बनाई है उनको इस तरह भागने पर मजबूर करे। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व को ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने कांग्रेस को बनाया है उनको कांग्रेस छोड़कर जाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर मध्य प्रदेश के एलओपी उमंग सिंघार ने कहा कि ये सब अफवाहें हैं। कमलनाथ ने कभी नहीं कहा कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सीएम और पार्टी के लिए संपत्ति है। सभी विधायक उनके साथ हैं। नकुलनाथ राज्य के एकमात्र कांग्रेस सांसद है। वो एक जिम्मेदार परिवार से आते हैं और गंभीरता को समझते हैं। ये सब जो मीडिया की मैं मानता हूँ कि अफवाहें हैं। कभी माननी की ओर से कभी ऐसी पहल नहीं की कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। वरिष्ठ है, पूर्व मुख्यमंत्री है और एक पार्टी के एसेट है। सब विधायक उनके साथ है और जिन्होंने जिस प्रकार से एक पार्टी को विश्वास जताया है और कई बार उन्होंने भी मन से कहा है कि मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा के रूप में, वो समझते हैं, गंभीर है, धीर गंभीर है और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अभी मेरी कमलनाथ से बात हुई है। उन्होंने कहा कि जीतू, मीडिया में जो ये बातें आ रही हैं ये भ्रम है। मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। ये उनकी खुद की भावना है जो उन्होंने मुझसे कही। अभी मेरी कमलनाथ जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं, सर्वविदित है। जरूर लोकतंत्र में हार जीत दोनों होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 20 फरवरी 2024 से जन विश्वास यात्रा के जरिए बिहार का दौरा करने वाले हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यात्रा को लेकर तंज किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले उन्हें लूट यात्रा निकालनी चाहिए। पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। बिहार में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनके परिवार ने किया, वो पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनके परिवार ने किया। 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर बिहार की सभी सीटें जीतने का। अरे पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। बिहार में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनके परिवार ने किया,
वो पहले तो लूट यात्रा को बताना। हरियाणा विधानसभा के 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 फरवरी से शुरू हो रहे हरियाणा बजट सत्र में मनोहर लाल के पिटारे से एक बार फिर से हर बार की तरह जनता के लिए राहत और टैक्स फ्री बजट रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है। अब बिनालो विधायक अभय चौटाला का बजट सत्र से पहले सरकार पर वार नजर आया। अभय चौटाला ने कहा कि सत्र नहीं सिर्फ औपचारिकता है, सरकार किसी बात का जवाब नहीं दे सकती, सरकार अपना पीछा छुड़ाना चाह रही है। सेशन तो है ही नहीं, फॉर्मेलिटी है। 28 तक का रख दिया, पहले 7 तक था, उसमें भी 2 छुट्टियां हैं। एक दिन गवर्नर एड्रेस है, एक दिन बजट है, तो सेशन तो रहा ही नहीं। मान के चलो केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। सरकार के पास आज इस किस्म की हालत है कि विपक्ष की बात का जवाब ही नहीं दे सकते। कालावाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल कहरवाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार विकास कार्यों का ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन हरियाणा में पिछले 10 सालों में विकास कार्यों के तहत एक ईंट भी नहीं लगी है। साथ ही विधायक शीशपाल कहरवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पिछले 5 सालों से मेडिकल कॉलेज की घोषणा ही कर रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं बना। क्या उम्मीद रख सकते हैं ऐसी सरकार से जो कि लगातार रिपीट कर रही है उसी बजट को जो पहला बजट था? जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि सिरसा के अंदर हर बार एक घोषणा होती है कि मेडिकल कॉलेज दे दिया गया, दूसरे बजट में भी मेडिकल कॉलेज हम दे रहे हैं, तीसरे में कहते हैं जी मेडिकल कॉलेज अब बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब 5 साल निकल गए और 5 पीछे के निकल गए, 10 साल में एक ईंट तक नहीं रखी गई, काम स्टार्ट हुआ नहीं, टेंडर हुआ नहीं। आप क्या उम्मीद रख सकते हैं ऐसी सरकार से जो कि लगातार रिपीट कर रही है उसी बजट को जो पहला बजट था? कांग्रेस नेता महेंद्रजीत मालवीय जयपुर में पार्टी के राज्य प्रभारी अरुण सिंह और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता महेंद्रजीत मालवीय ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का एकमात्र कारण वागड़ क्षेत्र का विकास है। बीजेपी ही विकास कर सकती है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वागड़ का विकास। विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पास में इनका कोई विजन नहीं है आज की तारीख में। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वागड़ का विकास। तो राजस्थान में कांग्रेस को झटका लगा। महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार का विकास करते हैं। कांग्रेस नेता महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी के राजस्थान प्रमुख सीपी जोशी ने कहा, पिछले सालों में पीएम मोदी ने जो किया है वो अकल्पनीय है। कांग्रेस ने सिर्फ नारे और वादे किए, लेकिन मोदी ने जो कहा वो किया। मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है और जो नहीं कहा है वो भी करके दिखाया है। तो ऐसे में जनजातीय क्षेत्र में जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है वो कल्पनीय है, देश में जो काम हुआ है वो कल्पनीय है। आज इसीलिए कांग्रेस से सिर्फ नारे और वादे दिए, लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनके प्रति विश्वास प्रकट करते हुए, उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है और जो नहीं कहा है वो भी करके दिखाया है। तो ऐसे में जनजातीय क्षेत्र में जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है वो कल्पनीय है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेताओं के दिल्ली दौरे की खबर सुर्खियों में है। लिहाजा प्रदेश की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के मंथन को लेकर इन दिनों गहनता से विचार विमर्श चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 2 दिवसीय दौरे पर पिछले दिन उत्तराखंड आई थी और बारीकी से लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया था। वहीं दिल्ली में बीते दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई। ऐसे में कांग्रेस का मानना है 2024 के चुनाव में बूथ स्तर पर काम करके 5 सीटों पर अपना दबदबा कायम करना है।
2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अभी हमारी प्रदेश प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी जो है 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आई थी और उन्होंने जो है ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के जो है शीर्ष नेतृत्व तक एक एक करके बात करने का काम किया। उसमें उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों से 1 to 1 बात की, सभी विधायकों से, सभी पूर्व विधायकों से, सभी चुनाव लड़े प्रत्याशी। इन्हीं तमाम खबरों के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए।